हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का जो आक्रमण था वो भारत में हमेशा विफल क्यों रहा और भारत में कोई भी जगह ये लोग जीत नहीं पाए, इसका रीजन क्या था? क्योंकि दुनिया का सबसे क्रूर और बेरहम शासक चंगेज खां और तैमूर लंग जैसे लोगों का नाम आपने सुना होगा। काफी शक्तिशाली लोग रहे हैं, तो इनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाई देखिएगा, मंगोलों के आक्रमण की बात करें, मंगोल ये नाम आपने कई बार सुना होगा, मंगोलों का आक्रमण। तो भाई प्रथम जो मंगोल आक्रमण हुआ था भारत पर वो 1221 में 1221 में चंगेज खां चंगेज खां के द्वारा हुआ था। और आपने सुना होगा भाई, 1200 के बाद से जो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी? 1200 के बाद से दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। तो जब कहीं न कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर देखें तो जो इल्तुतमिश का शासन काल था, इल्तुतमिश का नाम आपने सुना ही होगा, रजिया सुल्ताना के पिता। तो 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां पारस, ठीक है, पारस के शासक जलालुद्दीन जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत के सिंध प्रांत बोल सकते हैं या सिंधु घाटी जिसको आप बोलते हो, इंडस वैली तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं चंगेज खान का मेन टारगेट क्या था? तो मेन टारगेट था जलालुद्दीन मांगबरनी। तो जलालुद्दीन मांगबरनी कहीं ना कहीं वो भारत में शरण लेने के लिए आ गया था कि भारत में अगर शरण ले लेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कूटनीति दिखाते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए, मंगोल शासक चंगेज खान के भय से भी कह सकते हो और कहीं ना कहीं दूरदर्शिता के भी देखा जाए तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को कोई सहायता नहीं करी। क्योंकि अगर वो यहाँ पे सहायता कर देता तो कहीं न कहीं एक फ्री में एक युद्ध, एक बैटल कहीं न कहीं यहाँ पे भारत में हो सकती थी। तो चंगेज खान ने दूत इल्तुतमिश के पास भेजे कि वह मांगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने मांगबरनी की कोई सहायता नहीं करी। तो 1224 की बात फिर से बढ़ते हैं। मांगबरनी ने भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग 1221 से 1224, तो 1224 में जब मांगबरनी चला गया तो कहीं ना कहीं एक बैटल जो भारत में समस्याएं क्रिएट कर सकता था वो बच्चों यहाँ पर टल गया। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दो बार दो बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। और अगर बात करें 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया किसने, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, शाह गाजी जिसके नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक मतलब शाह गाजी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार, कितनी बार? 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है बच्चों? गाजी मलिक के नाम से फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार मंगोलों का आक्रमण जो हुआ है वो किसके समय में हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से भी फेमस हुआ। अब यहाँ पर देखिए बात करें, मंगोलों ने भारत में 1297 से लेकर 1306, तो कहीं ना कहीं तुगलक डायनेस्टी ही चल रही थी, तक लगातार आक्रमण किया। और उस समय प्रसिद्ध था कि कोई इनको हरा नहीं सकता। उस समय इन्होंने 5 बार भयानक अटैक किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 29 बार विफल करना, अटैक करना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी राजनीति होती थी कि कैसे भी भारत में एंटर किया जाए, पर यह चीजें विफल कर दी गई थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, पद्मावत मूवी देखी होगी। इस शासन काल में मंगोलों ने
दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। 2 बार आक्रमण किया। पहला साल 1299 में और दूसरा था 302। ठीक है? 2 और 3 का जो पीरियड था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए टिहरी नामक एक नए गैरसन शहर का निर्माण किया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। मंगोल गिरोह को एक अपराजित लड़ाकू बल के रूप में एक भयानक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर प्राप्त था कि कोई भी मंगोलों को हरा नहीं सकता। जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर था कि ये लोग बहुत खूंखार हैं और खूंखार होते ही थे और कहीं न कहीं केवल अपनी माँ को छोड़कर और किसी भी स्त्री पे कोई दया मतलब कोई मर्सी नहीं रखते थे और कहीं न कहीं लेडीज़ों पे भी बहुत जुल्म करते थे। उन्होंने चीन पर विजय प्राप्त की, पूर्वी यूरोप में आतंक मचाया, बगदाद को खूब लूटा और मिस्र में मामलूकों से मुकाबला करने की कोशिश की। मामलूक वंश जिसका आपने देखा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। इस समय पृथ्वी पर कुल भू क्षेत्रफल का 22% हिस्सा मतलब पूरी पृथ्वी का जो 22% हिस्सा था, वो मंगोलों के कब्जे में था। इनकी आबादी भी बहुत थी, 100 करोड़ के आसपास इनकी आबादी थी। मंगोल शासक पहले तो बौद्ध थे और बौद्ध जानते हो अहिंसा नहीं करते, लेकिन बाद में जब ये धीरे-धीरे तुर्कों के संपर्क में आ गए। देखिए जो सबसे ज़्यादा शांत होता है, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है? संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मंगोलों की बात हो रही थी, मंगोल कितने शक्तिशाली थे, लोगों के बीच में डर कितना व्याप्त था क्योंकि ये लोग मंदिर को ना बख्शते थे, ना इंसानों को, ना बच्चों को। कहा जाता है कि चंगेज खां से लेकर तैमूर लंग तक इतने ज़्यादा दुर्दांत थे, इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि ये बच्चे, जो बच्चे पैदा होते थे, उनको भालों से छेद कर और भाले से ही उनको घुमाते थे, कहीं न कहीं लोगों के मन में भय व्याप्त रहे कि यार ये तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। अब आगे की बात करते हैं चालीसा, जो आपने देखा होगा इल्तुतमिश के समय की बात करते हैं तो चालीसा या चहलगानी, चहलगानी मतलब होता है जो 40 सरदारों का ग्रुप होगा, उसे हम लोग बोलते थे चालीसा दल या चहलगानी। तो 40 गुलामों मतलब जो स्लेव थे 40-40 स्लेव या अमीरों, अमीर मतलब जो कहीं न कहीं एक पावरफुल कैंडिडेट होते थे, का एक दल जो चालीसा बनाया गया और उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है बच्चों? इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। तो जिसने इल्तुतमिश के गुलाम थे, सारे इल्तुतमिश के गुलाम थे। अब और बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। ठीक है? नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद के लिए कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, पर हाँ, गयासुद्दीन बलबन की बात करें, तो इसने तो भाई चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने, और गयासुद्दीन जो बलबन था, इसने चालीसा दल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब जो 40 लोगों का ग्रुप था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल लोगों का ग्रुप था, जो कहीं न कहीं पूरे-पूरे राज्य में किसी भी तरह की लड़ाई, युद्ध क्षेत्र और बहुत सारे भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहते थे, जिसकी वजह से इसको ये ग्रुप खत्म करना पड़ा। तो कभी भी आ जाए चालीसा दल का दमन किसने किया तो गयासुद्दीन बलबन का नाम यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं नहरें, जो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो विकास हुआ, उसके लिए हम बात करते हैं कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिंचाई के लिए खेती जो होती है ना, खेत में जो खेत होते हैं, खेत में जो फसल होती है, भाई फसल अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसके लिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला सबसे पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको शाह गाजी की उपाधि दी गई थी। शाह गाजी की उपाधि दी थी क्योंकि इसने कई बार मंगोलों के जो युद्ध थे, वो विफल किए थे। दिल्ली का सुल्तान, वह सुल्तान जो भारत में नहरों के बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस है, तो वो कौन था?
तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपने सुना होगा फिरोज शाह तुगलक का भी नाम सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह और गयासुद्दीन तुगलक कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें नहरों के बहुत बड़े जाल, नहरों को खुदवाना, ठीक है, और खेतों तक पानी पहुंचाने का ये लोग काम किए थे। अब बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं, गयासुद्दीन बलबन जो कहीं न कहीं रज़िया सुल्ताना के बाद बलबनी वंश का स्टार्ट करता है स्लेव डायनेस्टी में। उसने क्या किया, जो नवरोज जैसे हम लोगों में नवरात्रि होती है, उसी दिन वैसी तरह 9 दिन तक, 9 रोज का मतलब हो गया, जैसे आज भी हम लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन शब्द उसी तरह बोलते हैं रोज काम करते हैं, ये काम रोज करते हैं। तो रोज शब्द आज भी देखते हैं चलता है। तो फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ करवाया, जो 9 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम था। ठीक है? मतलब बिल्कुल फेयर मेले की तरह लगता था। और बलबन ने एक और चीज़ की स्टार्टिंग करी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिजदा। ठीक है? जैसे कई बार मुँह में सुना होगा सजदा करना, सिजदा करना। तो सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। मतलब सुल्तान के आगे भूमि पर पूरी तरह से लेटकर अभिवादन करना। और पाबोश क्या होता था? पाबोश, देखिए सबसे पहला ही पा शब्द है। पा मतलब हो गया पैर को छूना, ठीक है? तो सुल्तान के जो चरण होते थे, सुल्तान के जो पैर होते थे, उनको चूमना, फिर अपनी बात कहना। अगर आपको राज्य में गए हैं, राज दरबार में गए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले अभिवादन करना है, और अभिवादन करने के बाद जो भी सुल्तान है, उसके पैर छूने हैं, पैर चूमने हैं, फिर अपनी बात रखनी है। ठीक है? तो ये बलबन ने 3 नियम बनाए थे, नवरोज, सिजदा और पाबूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के लिए, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तुर्क जाति कि भाई ये जो टर्किश लोग थे, जिनको आप टर्किश बोलते हो, तुर्क जात का कौन-कौन था? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, फिर इल्तुतमिश की बात करते हैं, फिर गयासुद्दीन बलबन। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो स्लेव डायनेस्टी के मेन फाउंडर रहे हैं, ठीक है? तो ये ऐबक वंश था, मतलब किस जनजाति के तुर्क थे? तो ऐबक जनजाति, ये इल्बरी तुर्क था और ये भी इल्बरी तुर्क था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है सीजीएल से लेकर यूपीपीसीएस तक, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप बेसिक तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इनके समय में चाहे वो तुगलक डायनेस्टी हो, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, और उनके समय में जो सिक्के चलाए गए थे। अब कौन से सिक्के, सिक्के को तो मतलब आप जानते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइन। अब अगर हम कॉइन की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासक। तो भाई इल्तुतमिश, नाम मैंने अभी बताया था कि भाई पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद आराम शाह बैठा, आराम शाह 8 महीने के बाद हटा दिया गया, उसकी जगह पे कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया, चांदी का टका चलाया, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिक्के, ठीक है? और तांबे, जो तांबा होता है ना, तांबे का क्या चलाया? तो तांबे के जीतल चलाए थे, ठीक है? तो तांबे का क्या था? जीतल था। तांबे का क्या था बच्चों? जीतल, कॉइन, ठीक है? और ये चांदी का होता था, ठीक है? तो प्रथम तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, तो ये कौन था बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन सा आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश। सिक्के के एक ओर बगदाद के खलीफा का नाम लिखा रहता था, ये खासियत थी। भाई सिक्के के एक ओर क्या था? बगदाद के खलीफा, क्योंकि बगदाद को जो खलीफा होता था, यही सुल्तान की पदवी देता था। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की गई थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? तो सिक्कों के बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। सिक्कों के बारे में मतलब हम यहाँ कॉइन की बात कर रहे हैं कि उस समय दिल्ली सल्तनत में जो कॉइन चल रहे थे, कॉइन मतलब सिक्का, और कॉइन को जहाँ बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टकसाल। क्या बोलते हैं? टकसाल, ठीक है? हिंदी में टकसाल बोलते हैं, ठीक है?
तो मोहम्मद बिन तुगलक की अब बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सांकेतिक मुद्रा योजना स्टार्ट हुई थी। मतलब प्रतीक मुद्रा, सांकेतिक मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें लिखवा दिया जाता था, और लिखा हुआ वो जो सिक्का होता था वो कहीं ना कहीं चांदी का नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चांदी की कमी हो गई थी। चांदी मतलब सिल्वर की जो कमी हो गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, पर लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसीलिए बोलते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे ऐसे जो वर्क थे जो काफी फेल हो गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था परेशान थी। अब यहाँ पर देखिएगा, लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। भाई ये क्या था, ये बहुत ही आराम से तांबा मिल जाता था, तो लोगों ने अपने घर में सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए बच्चों, और सिक्के बना के मार्केट में चलाने लगे। तो अगर आप खुद ही सोचिए, जैसे आज 500 का नोट है, ठीक है, या 2000 का नोट जो बंद हो गया है, अगर ये सब चीजें घर में बनने लगे तो सरकार का रेवेन्यू तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांदी के सिक्के को तांबे से एक्सचेंज करने को, ठीक है, कहा। ठीक है, तो इसके लिए लोगों ने रात भर और सिक्के बनाए। ठीक है, क्योंकि क्या बोला कि भाई चांदी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के रात दरबार में जमा करवा दो, और उसकी जगह जो है क्या कर दो भाई, तांबे के सिक्के, ठीक है, ले लो। तो लोगों ने क्या किया, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्कों में एक्सचेंज प्रोसेस होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम नीति व्यवस्था की बात करते हैं। नीति व्यवस्था, तो अगर हम नीति व्यवस्था की बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें, तो पारिवारिक संबंध की नीति, मतलब परिवार से जो संबंधित थी उसके हिसाब से कौन सी पॉलिसी चलाई, तो आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन करने में सफलता मिली, क्योंकि उसके समकालीन शासकों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किया, रिलेशनशिप मेंटेन किया। बट दूसरा क्या था, ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन जो यल्दौज था, जो गजनी का शासक था, जहां से आपने देखा होगा महमूद गजनवी, गोरी, जिनका नाम सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, जब इल्तुतमिश वगैरह बने तो यल्दौज से काफी दुश्मनी भी रही है। अब देखिए बात करते हैं नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह उससे हुआ। और इल्तुतमिश कौन था, तो भाई इल्तुतमिश स्लेब तो था ही, साथ में वो क्या बना, सनिल्ला भी बना, मतलब दामाद बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ, इल्तुतमिश के साथ हुआ। अब इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं कि इल्तुतमिश के समय में जो राज्य का मैनेजमेंट था वो कैसा था। तो इनके समय में इक्तेदारी प्रथा चालू हो गई थी, मतलब जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा आप समझते हो, जिसके पास जमीन ज्यादा होनी चाहिए। इस्लाम की शासन प्रणाली काफी ज्यादा इसके समय में स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला मुस्लिम शासक की अगर बात आ जाए, मुस्लिमों का जो वर्चस्व स्टार्ट हुआ वो इल्तुतमिश के समय में हुआ। और इसी ने अभी बच्चों क्या बताया था, चालीसा दल का निर्माण भी कराया। तो 40 गुलाम, जो 40 स्लेव थे, जो काफी पावरफुल थे, उनका एक ग्रुप बनाया, और इसी को बाद में बलबन क्या करता है, खत्म कर देता है। अब इल्तुतमिश की अगर हम बच्चों बात करें, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के समय में इक्तेदारी प्रथा हमने क्या बताया था, जमादारी प्रथा, इस्लाम शासन प्रणाली, चालीसा दल, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई। और उसके बाद क्या हुआ, जब बलबनी वंश का जो मेन फाउंडर था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इसने क्या किया, राज्य में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से इसने लौह व रक्त की नीति स्टार्ट करी। लौह वह रक्त की नीति स्टार्ट करी। तो बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लौह व रक्त की नीति, मतलब जैसे आप कहते हैं ना, खून का बदला खून, तो खून का बदला खून स्टार्ट किया, कि अगर आपने किसी भी हमारे कैंडिडेट को मारा तो उसका बदला मार के ही लिया जाएगा। बलबन गद्दी पर बैठते ही चालीसा दल को नष्ट कर देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावरफुल स्लेव थे वही ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से सबसे पहले उसने चालीसा दल को नष्ट कर दिया। उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया।
ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था, विद्रोह कौन कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी को मरवा दिया। रजिया सुल्ताना मारी जा चुकी थी और भी जितने कैंडिडेट थे वो भी मारे जा चुके थे। राजत्व का दैवी सिद्धांत, तो यहाँ पे जो पहले से सिद्धांत चला आ रहा था कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब कहीं ना कहीं सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा माना जाएगा, लेकिन ये बगदाद का जो खलीफा होता है वही सुल्तान की पदवी देता था। और सुल्तान का जो पद होता है वो निरंकुश होना अनिवार्य है। निरंकुश मतलब उसके ऊपर कोई नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी अंकुश करने वाला नहीं होगा, ठीक है। उपाधि जो बलबन को दे दी गई थी उसे बोला था जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है बिल्कुल ईश्वर के समान, ईश्वर की ही बिल्कुल फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ गॉड, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द और सुन रहे हैं, ये सारे देखिए आपके जो शब्द हैं ये सब फारसी शब्द लिए गए थे। नियामत एक खुदाई, नियामत, नियामत माने क्या होता है, जैसे कृपा करना, ठीक है, ठीक है। तो खुदाई, खुदाई मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, खुदा की बात हो रही है तो मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ठीक है। तो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाएगा, मतलब इससे ऊंचा कोई नहीं होगा। सैन्य विभाग जिसको बोला जाता था उस समय दीवाने अर्ज, क्या बोला जाता था बच्चों, दीवाने अर्ज। तो बलबन को ही सैन्य विभाग के संगठन का श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे पहले बलबन ने ही सेना का मैनेजमेंट किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मैनेजमेंट कैसा था तो इसके बारे में भी देखें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपना खुद का एक नया धर्म चलाना चाहता था, जिस तरह से आपने सुना होगा अकबर एक अपना धर्म चलाना चाहता था, दीने इलाही, ठीक है। जो सबसे पहला इलाही धर्म मानने वाला कौन था, तो अकबर का जो सबसे खास दोस्त था बीरबल, ठीक है। लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि उलेमा अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा समझते थे। अब है खालिसा भूमि, खालिसा मतलब होता है पवित्र भूमि, और पवित्र कैसे होगी, तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी शक्तिशाली मतलब पावरफुल लोग थे, निरंकुश मतलब जो स्वतंत्र थे जिन पे कोई अंकुश नहीं कर रहा था, राज्य की स्थापना करने के लिए उसने उन सभी लोगों से जमीन छीन ली और उन्हें राज्य द्वारा, जिन्हें राज्य द्वारा प्राप्त हुई थी। अब मूल का नियंत्रण, मतलब जो मार्केट में मनी मैनेजमेंट था उसकी पॉलिसी, मार्केट मैनेजमेंट, ठीक है, और जो भी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके लिए उसने क्या किया, इसका उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एवं विशाल सेना तैयार करना था, क्योंकि भाई अगर सारी चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो एक विशाल सेना कैसे बनेगी बच्चों, ठीक है। तो विशाल सेना के लिए मनी भी चाहिए, तो मनी मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें कराई। और अलाउद्दीन ने एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उन्हें नगद वेतन दिया। कैसा दिया, नगद कैश में वेतन दिया। ऐसा करने वाला बच्चों में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना, ध्यान रखिएगा, पहला सुल्तान बना। सेना का खर्च कम करने के लिए, सेना का कम खर्च कम करने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया था, सेना का खर्च कम करने के लिए अलाउद्दीन ने सेना के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सकें, इसलिए उसने वस्तुओं की कीमत कम कर दी। मतलब जो चीजें महंगी थी वो चीजें कम कर दी, जिससे सारे जो सैनिक थे आराम से वो चीजें खरीद सकें और कहीं ना कहीं सैलरी पे ज्यादा भार ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर कितना सारी चीजें मैनेजमेंट में आपने देख ली। अब उसके बाद बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। तो भाई देखिए पूरी स्लेव डायनेस्टी में आपने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन का नाम सुन लिया। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दीवान ए अमीर कोही नाम का एक मैनेजमेंट बनाया गया, जिसका काम था कृषि विभाग, मतलब जो एग्रीकल्चर एरा था उसको मैनेज करना, ठीक है। बट कुछ चीजें इसने गड़बड़ करी, जैसे कैपिटल का परिवर्तन। तो भाई जो कैपिटल ये बनाता था, जो राजधानी इसने बनाई थी, उसने क्या किया, जो ऑलरेडी कैपिटल थी दिल्ली, दिल्ली से इसने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, देवगिरी शिफ्ट कर दी, ठीक है, जिसे आज हम लोग दौलताबाद
तुगलकाबाद बोलते हैं, ठीक है? दौलताबाद, तुगलकाबाद या औरंगाबाद ले गया। तो इस तरह से अगर आप देखें जो दौलताबाद, तुगलकाबाद, औरंगाबाद जो शिफ्ट करी जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि भाई मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे जिसकी वजह से इसने तुरंत कैपिटल शिफ्ट कर दी, पर जैसे ही मंगोलों का आक्रमण दब गया तो उसको फिर वापस आना पड़े जिससे काफी धन का लॉस हुआ। अब अगर देखें दीवान एक खैरात, तो सबसे पहले देखिए शब्द लिखा हुआ है खैरात। खैरात मतलब किसी चीज को फ्री में बांटना। तो उसने एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया था। कौन सा ऑफिस बनाया था? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगार थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को तैयार किया। यहाँ वो क्या करता था, जितने भी मुस्लिम बेरोजगार थे उनको रोजगार दिलवाया और एक दानशाला बनाई, मतलब जो बहुत ही गरीब थे उनके लिए कुछ सुविधा मुहैया कराई, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे खाना खाने के लिए हो। और एक चीज आपने सुनी होगी, दारुल शफा बोलते हैं। ये खैराती अस्पताल है। जैसे आज भी अगर आप देखते होगे खैराती अस्पताल मतलब गरीबों के लिए, जो गरीबों के लिए अस्पताल होते हैं वो बनवाए, ठीक है? दीवाने बंदगान, ये क्या था? तो भाई जो स्लेव थे, जो भी स्लेव थे बाहर से खरीद के लाए गए थे, उनकी देख रेख के लिए भी दीवाने बंदगान बनाया था। और सल्तनत में सबसे अधिक गुलामों वाला शासक यही था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे देखिए फिरोज शाह तुगलक, जिसने आपने देखा होगा कहीं ना कहीं नहरों का निर्माण करवाया और सोशल वर्क ज्यादा कराया। तो देखिए सबसे पहले जैसे आज हम लोग बोलते हैं PWD, उसी तरह से यहाँ पे एक लोक निर्माण विभाग है, PWD जिसे बोलते हैं जैसे आजकल। तो उसी तरह बोलते हैं 5 नए शहरों का निर्माण कराया। तो एक शहर का नाम था फतेहाबाद, आज भी आपने सुना होगा, हरियाणा के पास हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। तो ये शहर आज भी आपने सुने होंगे नाम, ठीक है? 1200 फल के बाग लगवाए, 1200 फल के बाग लगवाए, 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनाए, 20 महल बनवाए और 100 सराय मतलब जिन्हें आप धर्मशाला बोलते हो वो बनवाए, 200 अलग अलग नगर बसवाए और 100 हॉस्पिटल्स बसाए। पुलों व नहरों का जाल बिछा दिया। फल के जो बाग थे, फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें बाग बनाए, क्योंकि बाग बनाएंगे तो अच्छे अच्छे फल उपजाऊ हो सकेंगे। और जो अशोक के स्तंभ थे वो दिल्ली लाकर पुनः स्थापित किए। और उसने एक ट्रांसलेटर ऑफिस बनाया जहां पे मतलब चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो हिंदुओं के और मुस्लिम संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार थे, उनको आपस में अच्छी तरह से समझा जा सके, आपस में दोनों लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकें, उसके लिए एक ट्रांसलेटर ऑफिस बनाया। और मुस्लिमों में आपने देखा होगा कि भाई जब तक वो जिंदगी रहती है तो सभी चाहते हैं मुस्लिम कि एक बार हज जाए, ठीक है? तो हज की व्यवस्था भी करवाई। क्या करवाई बच्चों? हज की व्यवस्था करवाई कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करवाई गई। फिर उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, नाम सुना होगा सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे। इसने गजे सिकंदरी बनवाया। गजे सिकंदरी मतलब होता है जो लैंड एरिया था, जैसे मैनेजमेंट, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना स्क्वायर फीट है, एकड़ है, ठीक है, बीघा है, उसी तरह से गजे सिकंदरी का एक पैमाना बनवाया, एक रूलर बनाया, जिससे भूमि को मापने के लिए ये चीज बनाई थी, ठीक है? अब हम लोग यहीं पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। उसके बाद जो बाहर के पोएट राइटर्स आए थे उनके लिए हम लोग क्या लेक्चर रहेगा वो चीजें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हो, अगर वो पढ़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको कई सारे लेक्चर, जितने भी इंटरेस्टिंग लेक्चर होंगे जो CGL के लिए, ठीक है, MTS के लिए, ठीक है, और UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहें जो बहुत ही बेहतरीन होगा। धन्यवाद।